नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नए संसद भवन पर गरमाई सियासत, उद्घाटन समारोह पर आग बबूला हुआ विपक्ष, 19 दलों ने किया बहिष्कार का ऐलान। कर्नाटक में सीएम पद पर फिर घमासान, गद्दी को लेकर कैबिनेट मंत्री का बड़ा दावा, कहा अगले 5 साल तक सिद्धारमैया ही होंगे मुख्यमंत्री। ईडी के शिकंजे में फंसे संजय सिंह, करीबियों पर शुरू हुई छापेमारी, आप नेता ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी के इशारे पर काम करती है एजेंसियां। ममता के बाद उद्धव ठाकरे से मिले अरविंद केजरीवाल, अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन, विपक्षी एकता के मुद्दे पर भी हुई चर्चा। पाकिस्तान में इमरान का राजनीतिक वजूद खत्म करने की तैयारी में आर्मी, खान समर्थकों पर होगा तगड़ा एक्शन, पीटीआई पर भी लगेगा बैन। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे नए संसद भवन पर विपक्ष की राजनीति की। देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन अब इस खूबसूरत बिल्डिंग को लेकर देश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, क्योंकि 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि इस सरकार के कार्यकाल में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। इससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दूर रखना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। डॉक्टर साहब, क्या इस बहिष्कार से उद्घाटन समारोह पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी डिजर्व करते हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की और समय पे और बहुत ही कम पैसे में इतना शानदार संसद की नई बिल्डिंग जो है वो बनाए हैं। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का जिसके पास सबसे ज्यादा समर्थन हो वही तो डिजर्व करता है। आप 19 पार्टी ये गैंग बनाकर के आप विरोध कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देश की जनता आपके ऊपर थू थू कर रही है। कोई भी चीज अच्छा इस देश के अंदर में होता है, ये गैंग सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन ये विधि का विधान है। अच्छी बात है कि इनकी बुद्धि मारी गई है और ये उद्घाटन समारोह में नहीं है। इनकी मौजूदगी से ये जो उद्घाटन समारोह हो रहा है उसमें विघ्न ही पड़ता, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप ये देखिए किस तरह के लोग हैं ये। वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इनका नहीं रहना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो समय दिया गया है 11 बजे उद्घाटन का, लेकिन वहां कार्यक्रम शुरू हो रहा है सवेरे 7 बजे से ही। वो चोला डायनेस्टी का भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ बना हुआ वो राजदंड वो प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथ में लेंगे और सवेरे 7 बजे से ही वैदिक मंत्रों से ये नई बिल्डिंग जो है वो गूंज उठेगी। वहां भी ये लोग फिर निकालेंगे कि भाई वैदिक पूजा ही क्यों हो रहा है। 10 तरह की चीजें, सवाल और तरह तरह की बातें करेंगे। अच्छा है, भगवान ने इनकी बुद्धि मार दी है कि चलो भाई नहीं रहना। जिस हिसाब से विपक्ष काम कर रहा है, बहुत सारे ऐसी पार्टियां 19 में, मालूम चला इसके लीडर 2024 के चुनाव में जीत भी नहीं पाएंगे और इस नई बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए भी इनको बहुत परेशानी हो जाएगी। कोई अच्छा काम हो रहा है उसमें विघ्न डालने के लिए ये लोग तो पाकिस्तान और चीन से भी बदतर हो गए हैं। देश गर्व कर रहा है कि एक ऐसी चीज बनी है और इनको हर चीज में समस्या नजर आती है। जी बिल्कुल। विपक्ष किसी राजनीतिक मुद्दे पर पीएम मोदी को नहीं घेर पा रहा, तो अब किसी भी मुद्दे को राजनीतिक बनाकर सियासत की जाने लगी है। वहीं कर्नाटक में सीएम पद को लेकर फिर से बवाल शुरू हो गया है। कर्नाटक में सरकार बनने से पहले जहां आलाकमान ने डीके शिव कुमार को 2.5 साल बाद सीएम बनाने का आश्वासन दिया था, वहीं अब कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल ने बड़ा बयान दिया है, जिससे फिर एक बार सियासत गर्मा गई है। पाटिल ने अपने बयान में कहा है कि सिद्धारमैया अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और
पार्टी में पावर शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है। पाटिल ने साफ किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घोषणा की थी उन्होंने केवल उसे दोहराया है। डॉक्टर साहब, क्या बड़ा खेल कर्नाटक में चल रहा है? देखिए, ये तो राजस्थान के राह पे निकल गया। आज सीएलपी की मीटिंग थी, वहां डीके शिव कुमार के भाई जो सांसद हैं और ये मंत्री एमबी पाटिल, इन दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी, मारपीट, सब कुछ। क्यों ऐसा हुआ? घोषणा कर दिया गया भाई नहीं बदला जाएगा, राजस्थान की तरह। अब सिद्धरमैया को मीडिया वालों ने पूछा कि भाई ये मारपीट शुरू हो गया अभी से ही, अभी जुम्मा 10 दिन भी नहीं हुए हैं और ये आपस में ही लड़ रहे हो, तो किस तरीके से सरकार चलेगी 5 साल? तो सिद्धरमैया ने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं कहना है। अरे भाई, फिर भी कह दिए होते। डीके शिव कुमार से पूछा जा रहा है कि भाई आपस में तुम्हारा भाई लड़ रहा है, मंत्री से गुत्थम गुत्थी चल रही है, ये किस चीज की शुरुआत है? उन्होंने कहा भाई जो सवाल करना है आप जाकर के केंद्रीय नेतृत्व से पूछिए, दिल्ली में पूछिए। मतलब घमासान शुरू हो गया। जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने बाकायदा वोट किया था, उसका क्या सिला मिल रहा है ये कांग्रेस पार्टी। और मजेदार बात, 2 दिन पहले ये लोग विधानसभा को गौमूत्र से पवित्र कर रहे थे। अजीब कहानी है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी, जिसको कहे बिल्कुल डिसओरिएंटेड हो चुकी है, विचारधारा विहीन हो चुकी है। यहां सब खाने पीने और कमाने के चक्कर में बैठा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो 5 वादे किए थे, कहां है राहुल गांधी कि पहली मीटिंग में हम 5 के 5 वादों को जो है लागू करेंगे? कहां? अब तक घोषणा क्यों नहीं हुई है? तो ये तमाशा लोगों को बेवकूफ बना करके वोट पाने की जो कला विपक्ष के लोगों ने सीख ली है अरविंद केजरीवाल से, ये इसका अंत इन लोगों का बहुत ही बुरा होने वाला है। जी बिल्कुल, पाटिल का ये बयान सूबे में पार्टी को एक बार फिर से मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि आलाकमान ने बड़ी मशक्कत के बाद डीके शिव कुमार को सिद्धरमैया की सरपरस्ती में काम करने के लिए राजी किया था। अगली खबर में बात करेंगे ईडी के शिकंजे में फंसे संजय सिंह की। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद अब ईडी ने आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने उनके करीबियों के खिलाफ छापेमारी शुरू की है। ये छापेमारी दिल्ली की शराब नीति मामले में की जा रही है। ईडी आज संजय सिंह के साथियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के आवास पर ईडी ने रेड मारी। ऐसे में संजय सिंह ने ईडी की इस कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर ईडी अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मिला ईडी को? देखिए, संजय सिंह ये बड़बोले नेता हैं। कुछ दिन पहले ये कह रहे थे भाई ईडी के खिलाफ केस करेंगे, जेल डलवा देंगे, ईडी के अधिकारी जो है हमारे ऊपर मेरा नाम खामखा घसीट रहे हैं। भाई आप तो गए नहीं कंप्लेन करने के लिए, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, कोई केस मुकदमा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि चार्जशीट में इसका नाम है। चार्जशीट में नाम इस तरीके से है कि इसने ही एक आरोपी दिनेश अरोड़ा को यह कहा था कि चुनाव के लिए पैसे इकट्ठा करो। पैसे इकट्ठा करने के लिए दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह ने लगाया। दिनेश अरोड़ा जो आरोपी है वो कह रहा है कि उसने दिल्ली के अलग अलग रेस्टोरेंट मालिकों से 82 लाख रुपए उसने जमा किए। उगाही करने वाले कौन थे? कहां पैसा आ रहा था, कहां जा रहा था? संजय सिंह के कहने पे सब कुछ हो रहा था, तो जरूर उसके आसपास के लोग, अपने से तो ये लोग करते नहीं है। तो एक इसका पीएस है और एक इसका ऑफिस देखने वाला व्यक्ति है। ईडी ने दावा बोला है कि भाई बहुत उगाही हो गई, अब जरा इसका हिसाब किताब दो। और ये चिल्ला रहे हैं कि मोदी के इशारे पे हो रहा है। पहले ये बताओ, चोरी हुई है या नहीं हुई है? घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? घोटाला नहीं हुआ होता तो ये तुम्हारा परम मित्र मनीष सिसोदिया, जिसको तुम कट्टर ईमानदार कहते हो, वो इतने दिनों से बेल उसे क्यों नहीं मिल रहा? जो भाषण तुम यहां देते हो, कोर्ट के अंदर जाकर के भाषण क्यों नहीं देते कि हम कट्टर ईमानदार हैं? वहां जब बेल के लिए आपको एप्लीकेशन देना होता है तो आप ये नहीं कहते भाई ईडी जो है उसके पास कोई सबूत नहीं। वहां कहते मेरी पत्नी बीमार हो गई, मुझे बड़ा दिक्कत हो रहा है, मेरी पत्नी अकेली रहती है,
कम से कम हम पे मानवीय आधार पे हमें बेल दे दिया जाए, और कल बेल मिल जाएगा। ये ऐसे झूठ के माहिर लोग हैं कि बेल मिलते ही कहेंगे देखिए हमें क्लीन चिट मिल गया। ये इस तरह के धूर्त लोग हैं जिनकी एक के बाद एक उनकी जो पोल पट्टी खुलते चली जा रही है। जी बिल्कुल, शराब नीति घोटाला मामले में अब सिसोदिया और जैन के बाद संजय सिंह का नंबर लगने वाला है, जिससे आप नेता बिलबिलाने लगे हैं। आगे बात करते हैं केजरीवाल और उद्धव ठाकरे की मीटिंग की। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेताओं के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मीटिंग में दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश और विपक्षी एकता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद केजरीवाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हमसे वादा किया है कि वो संसद में हमारा समर्थन करेंगे, और अगर ये विधेयक संसद में पारित नहीं होता तो 2024 में मोदी सरकार सत्ता में वापस नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो कांग्रेस केजरीवाल पर जमकर हमला बोल रही है, दूसरी तरफ विपक्ष की ही पार्टियां केजरीवाल का साथ दे रही हैं अध्यादेश पर। देखिए, मैं बहुत ही माइन्यूटली सारी प्रक्रिया को देख रहा था कि मीटिंग के बाद जो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उद्धव ठाकरे सारी बातें कह दिए कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, बीजेपी ये, मोदी ये, अमित शाह ये, तमाम तरह की बातें कह दी, लेकिन ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम ये जो विधेयक जब पास होगा, जब ऑर्डिनेंस को लाया जाएगा राज्यसभा में, तो हम इसका विरोध करेंगे। ये उन्होंने नहीं कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि आगे की बातें केजरीवाल बताएंगे, और केजरीवाल ने अपना सारा कहानी सुना दिया कि हम धन्यवाद देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक पेज समझ लीजिए इसमें क्या है। उद्धव ठाकरे गुट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है संसद के अंदर, ये भी आप समझ लें। वहां शिवसेना के नाम पे सारे लोग हैं, और जो विप चलेगा वो एकनाथ शिंदे के द्वारा जो तय होगा कि विधेयक के साथ जाना है या उसके बाहर जाना है। उद्धव ठाकरे के साथ जितने एमपी हैं, अगर वो एकनाथ शिंदे के विप के ऊपर वोटिंग नहीं करेंगे, उसी वक्त इन तमाम उद्धव ठाकरे के साथ खड़े 3-4 जो सांसद हैं उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और इसलिए उद्धव ठाकरे अपने मुंह से इन्होंने नहीं कहा कि हम साथ देंगे। ये टेक्निकल मसला है। केजरीवाल ममता से मिले, केजरीवाल उद्धव से मिले, केजरीवाल अभी सबसे मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिससे सबसे पहले मिलना चाहिए और जिसकी मदद के बगैर ये केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे, वो पार्टी है कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी पिछले 2 दिन से आज भी खुलकर सामने आकर के कह रही है कि केजरीवाल की सरकार को खत्म करो। ये केजरीवाल जो है ये उद्दंड व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति है, भ्रष्टाचार मचा रहा है, कोई काम नहीं करता, ये बाचाल आदमी है। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा कि एक ही शर्त पे हम आपकी मदद कर सकते हैं, जब आप पब्लिकली आकर के माफी मांगो कि हमने जो कुछ आरोप लगाए शीला दीक्षित के बारे में वो झूठे थे। मैंने जो वादा किया था कि न बंगला लूंगा, न गाड़ी लूंगा, न घर बनाऊंगा, न शीश महल बनाऊंगा, ये सारी चीजें जो है आकर के आप देश की जनता से माफी मांगे, तब जाकर के हम इस मुद्दे के बारे में सोचेंगे। तो केजरीवाल एक निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये इस ऑर्डिनेंस का बहाना बना करके ये 2024 में खुद को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए ये तमाशा कर रहा है, क्योंकि एक तरफ वो मिल भी रहा है, विपक्ष से हाथ भी मिलाने की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ उसके लीडर मीडिया वालों को बुला करके बोल रहे हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में 543 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये आदमी बोलता क्या है, कहता क्या है, करता क्या है, इसमें कोई सामंजस्य नहीं है।
जी बिल्कुल, विपक्षी एकता के बीच केजरीवाल अब देशव्यापी दौरा कर विपक्षी दलों के सामने अध्यादेश का समर्थन न करने को लेकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे इमरान खान की पार्टी पर आई मुसीबत की। इमरान खान पर इन दिनों खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान पुलिस उनके घर के बाहर डेरा जमाए बैठी है, वहीं दूसरी ओर अब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन करने की तैयारी की जाने लगी है। पीटीआई पर यह बैन 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा के चलते लग सकता है। वहीं सेना पर हमला करने वालों के खिलाफ भी आर्मी तगड़े एक्शन की तैयारी में है। डॉक्टर साहब, क्या जल्द ही अब इमरान की पार्टी को बैन किया जाएगा? मैं तो देख रहा था एक वीडियो, ये फवाद चौधरी की बड़ी पिटाई हुई लगता है। पुलिस वाले ने काफी शरीर के उसके तापमान को बढ़ाया है, एक एक कर को चुन चुन करके वीडियो से आइडेंटिफाई करके। ये जो कार्यकर्ता थे इमरान खान के, जिन लोगों ने आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर घुस करके तोड़फोड़ करने की जरूरत की, इन लोगों ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया है। पाकिस्तान की आर्मी किसी को नहीं छोड़ेगी। ये बात शुरुआती दौर से हम लोग कह रहे हैं कि आर्मी से वहां पे बैर करके, वो कहावत है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कोई नहीं कर सकता। इमरान खान और उसके नेताओं ने यही काम किया। जिस हिसाब से इमरान खान की पार्टी को तमाम लीडर छोड़ के भाग रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है कि इस पार्टी के ऊपर बैन भी लगेगा, इमरान खान के ऊपर प्रतिबंध भी लगेगा, इमरान खान जेल भी जाएंगे। और जिन लोगों ने आर्मी हेडक्वार्टर में जाकर तबाही मचाने की कोशिश की है, उसको तो एग्जाम्पल बनाया जाएगा। हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी होगी। जी बिल्कुल, इमरान के बेतुके बयानों और सेना से पंगा लेने के चलते अब पाकिस्तान में खान की पार्टी का वजूद खत्म किए जाने की तैयारी की जाने लगी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।